बेटा GIC के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 1 के सजीव जगत की विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। सजीव जगत की विविधता, विविधता मतलब वेरिएशन, विभिन्नताएं, विविधता। देखिए सजीव जगत की विविधता, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको दो भागों में बांटा, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। अब निर्जीव में और सजीव में अंतर क्या है? इसका अंतर यह है कि सजीव प्राणी मतलब ऐसे जीव जिनके शरीर में जीवन की समस्त क्रियाएं संचालित होती रहती हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। और जिस प्राणी में जीवन की कोई भी सजीव प्रक्रिया नहीं होती है उसे निर्जीव कहते हैं। अब जैव प्रक्रिया का मतलब क्या है? जैव प्रक्रिया का मतलब है कि ऐसे प्राणी जिनमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, ये सब जिसमें क्रियाएं होंगी, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी इसको कहते हैं, ये सब क्रियाएं जिसमें होंगी उन्हें सजीव, और ये सब क्रियाएं जिसमें नहीं होंगी उसे निर्जीव कहते हैं। तो जो पेड़ पौधे तमाम देखते हैं, हरे पेड़ पौधे या अन्य पेड़ पौधे देखते हैं, इनमें सारी क्रियाएं होती हैं जीवन की, इसलिए उन्हें सजीव कहते हैं। और ईंट है, बेंच है, स्टूल है, ये सब जो वस्तुएं हैं ये निर्जीव है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी क्रिया नहीं होती। लेकिन एक चीज होता है जो दोनों में समानता होते हैं, ये होता है वृद्धि। वृद्धि जो होता है सजीवों में भी होता है और निर्जीव में भी होता है। वो कैसे? इसमें सजीव में वृद्धि जो होती है वो आंतरिक होता है, निर्जीव में जो वृद्धि होती है वो बाह्य होता है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे आंतरिक और बाह्य? हमारे शरीर में अगर लंबाई में वृद्धि होती है तो आंतरिक वृद्धि के कारण होता है, जबकि लकड़ियां आप देखते हैं दरवाजे बनते हैं, आराम से खुलते और बंद होते हैं, लेकिन उनमें बाह्य वृद्धि होती है। बाह्य वृद्धि के कारण नमी को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण वो फूल जाते हैं और पल्ले आसानी से खुलते और बंद नहीं होते। फिर उसी को अगर शुष्क मौसम अगर आ जाए, फिर शुष्क मौसम में नमी जो उसकी अवशोषित हुई होती है लकड़ी में वो गायब हो जाती है, फिर यथास्थान से हटता है। तो सजीव में आंतरिक वृद्धि होती है और निर्जीव में बाह्य वृद्धि होती है। अब इसमें जो हमने लिखा कि श्वसन, देखिए इसमें क्या है कि श्वसन जो क्रियाएं होती है, श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया होती है। आप पढ़ते हैं, कक्षा 8 में पढ़े होंगे श्वसन की परिभाषा, तो आपको बताया गया कि वायु को अंदर ग्रहण करके पुनः फेफड़े से बाहर निकालने की क्रिया श्वसन कहलाती है। क्योंकि बच्चे ऑक्सीकरण की परिभाषा नहीं जानते, ऑक्सीकरण और चेन की नहीं जानते, इसलिए उनको वहीं तक पढ़ाया जाता है। हम यहाँ अध्ययन करते हैं श्वसन का कि भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। और वहीं पे एक होती ब्रीथिंग, सांस लेना। सांस लेना मतलब ये हुआ कि वायु को फेफड़े के अंदर ग्रहण करना और पुनः
फेफड़े से बाहर निकालना, ये ब्रीथिंग होती है, सांस लेना होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जितने भी जीव जगत है उसमें विविधता होती है। अब विविधता की सजीव निर्जीव की हो गई। अब देखिए विषाणु जो होता है, विषाणु, वायरस, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। किसके किसके बीच की कड़ी? सजीव व निर्जीव, निर्जीव के बीच की कड़ी है। देखिए विषाणु का जो शरीर है उसमें कोशिका नहीं होती, अकोशिकीय होता है और उसमें अनुनासिक पदार्थ आरएनए होते हैं। अब यहां पर यह है कि सजीव जो है कब होगा? जब विषाणु किसी दूसरे जीव के अंदर प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करने के बाद वह अपना डीएनए के द्वारा अपने जैसी नई संतति का निर्माण करेगा। तब इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। वृद्धि किसका है? सजीवता का है। इसकी जैसी कई कोशिकाएं बन रही हैं, इसलिए सजीव है। लेकिन वही अगर किसी जीव के शरीर के संपर्क में नहीं है तो उसमें ये सब क्रियाएं नहीं होंगी, तब उसको क्या कहा जाएगा? निर्जीव। तो विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहा जाता है? कड़ी कहा जाता है। अब देखिए श्वसन में एक बात है, और श्वसन विधि क्या होता है कि ऑक्सी और अनाक्सी, ऑक्सी श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अनाक्सी श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी उसे ऑक्सी श्वसन, और जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी वहां पर अनाक्सी श्वसन। अब जीवाणु जो फर्मेंट करती है, किण्वन जिसे कहते हैं, उसमें अनाक्सी क्रिया होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, इसलिए वे खाद्य पदार्थों को फर्मेंट करते हैं। जैसे गन्ने का रस है उसको फर्मेंट कर देते हैं, एस्टिकम में भी परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उन जीवों में भी विविधता है, उनके आकार में, शेप एंड साइज, रहन सहन में, उसके बाद श्वसन क्रियाओं में, ये सब उसकी वेरिएशन की भिन्नताएं होती है। अब इन्हीं के आधार पर पूरे जीव जगत को 5 जगतों में बांटा है। कितने जगत में? 5। पूरे जीव जगत को 5 जगतों में बांटा गया है। देखिए इसको कहते हैं जगत। जितने भी, चाहे जंतु हो या वनस्पति, चाहे जंतु हो या वनस्पति, सभी प्राणियों को 5 जगतों में बांटा गया है। नंबर 1 इसमें होता है मोनेरा। मोनेरा। दूसरा जो होता है इसमें प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा। तीसरा होता है इसमें फंजाई। चौथा होता है इसमें एनिमेलिया। एनिमेलिया। और पांचवा होता है इसमें प्लांटी। प्लांटी। मोनेरा 5 जगत है पूरे जीव जगत के, चाहे वह एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। तो जगतों में नंबर 1 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। अब ये है कि हमने अभी इसके पहले चर्चा किया कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय प्राणी 2 प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय प्राणी ऐसे किसे कहते हैं? ऐसे प्राणी जिनके जीवन की समस्त जैविक क्रिया एक ही कोशिका के अंदर पूर्ण हो जाए, उसे एक कोशिकीय कहते हैं। और
ऐसे प्राणी जिनके जीवन की समस्त जैविक क्रिया अलग अलग तंत्रों द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं? बहुकोषी। इसका मतलब कई कोशिकाएं हैं। अलग अलग सिस्टम जैसे श्वसन के लिए श्वसन तंत्र, पाचन के लिए पाचन तंत्र, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन के लिए प्रजनन तंत्र, तो अलग अलग सिस्टम है। सिस्टम जब बनेगा तो इसका मतलब कई कोशिकाओं का समूह होगा। तो ये जो होता है, एक होता है एक कोशिकी और दूसरा होता है बहुकोशिकी। एक कोशिकी प्राणियों में अगर हम देखते हैं तो अमीबा, प्रोटोजोआ संघ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, नास्टाक, ये सब जंतु और पादप कोशिकी जितने भी हैं सब एक कोशिकी है। और वही अगर बहुकोशिकी का आते हैं तो बहुकोशिकी पोरीफेरा से शुरू कर देते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्थेलमेंथिस, प्लैटिहेलमिन्थिस, ऐसे ही बहुकोशिकी प्राणी आ जाएंगे। अब देखिए मोनेरा जो संघ है, मोनेरा में कौन क्या किसकी क्या विशेषता है कि मोनेरा में रखे गए हैं? अब विशेषता में ये होता है कि जो जीव मोनेरा में रखे गए हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। पहली चीज क्या है? एक कोशिकीय जीव, ये एक कोशिकीय जीव रखा गया। किसमें रखा गया है? मोनेरा में। और इसके साथ साथ इसमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक क्या होता है? आद्य होता है। केंद्रक आद्य या अनुपस्थित। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय रखे गए हैं, उसमें केंद्रक आद्य रूप होता है या अनुपस्थित। आद्य मतलब होता है प्रिमिटिव। कक्षा 9 वगैरह में आप पढ़े होंगे कि जो कोशिका है, कोशिका दो प्रकार की होती है। सेल डिवाइडेड इनटू टाइप्स। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दो ही कोशिका होती है। अब हम यहां पे लिख के थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। दो है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो इज इक्वल टू बाय मींस होता है प्रिमिटिव। अब हम यहां पे इसको अलग अलग करते हैं। प्रो इज इक्वल टू बाय मींस होता है प्रिमिटिव और प्रिमिटिव मींस होता है आद्य। और कैरियोटिक है, कैरियन से बना होता है। कैरियन, कैरियन इज इक्वल टू बाय मींस होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मींस होता है केंद्रक। ये केंद्रक हो गया। तो कैसा? आद्य केंद्रक। आद्य केंद्रक। अब ये आद्य केंद्रक क्या है? सपोज दैट एक कोशा है, एक कोशा। अब ये कोशा केंद्रक, ये कोशा भित्ति है, ये कोशा केंद्रक भित्ति है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये केंद्रिका है और इसमें न्यूक्लियर मैटेरियल्स है और ये केंद्रक द्रव्य है। ये तो वास्तविक केंद्रक है। लेकिन अगर इसमें केंद्रक झिल्ली ना हो, ये केंद्रक झिल्ली ना हो और ये केंद्रिका ना हो, केंद्रक द्रव्य इसमें से गायब हो जाए तो बचेगा क्या? न्यूक्लियर मैटेरियल बचेगा, केंद्रकीय पदार्थ, न्यूक्लियर मैटेरियल। अब इसको तो ये नहीं कह सकते कि ये केंद्रक है, नहीं, इसको कहेंगे केंद्रकीय पदार्थ। अब केंद्रकीय पदार्थ केंद्रक का क्या है? आद्य रूप। अगर हम इसको कहें केंद्रक है तो केंद्रक नहीं। हाँ, अगर ये कहते हैं केंद्रक के रूप में क्या है? केंद्रकीय पदार्थ है। तो केंद्रकीय पदार्थ है तो केंद्रीय पदार्थ किस रूप में है? आद्य रूप में। इसलिए हम लिखते हैं कि केंद्रक आद्य या अनुपस्थित।
इसलिए हम इसको लिखते हैं केंद्रक आद्य या अनुपस्थित। तो ये प्रोकैरियोटिक हो गया। अब वहीं पर यूकैरियोटिक हमने कहा कि यू इज इक्वल टू बाय मींस होता है ट्रू। ट्रू माने क्या होता है? सत्य या सुविकसित हम कह सकते हैं। और ये कैरियोटिक है, वो भी कैरियन से बना होता है। और कैरियन इज इक्वल टू बाय मींस होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मींस केंद्रक। अब सत्य या सुविकसित, सत्य या सुविकसित केंद्रक। तो जो ये सत्य, जिसमें सत्य या सुविकसित केंद्रक होगा उसे यूकैरियोटिक में रखा जाता है, और जिसमें आद्य या अनुपस्थित केंद्रक होता है उसे किसमें रखा जाता है? प्रोकैरियोटिक। तो अब यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल इसमें होता है प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। और ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत बैक्टीरिया, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल को रखा गया है। इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट और एनिमल सेल है जो बहुकोशिकीय है, सुविकसित केंद्रक वाले हैं, ये इसमें रखा जाता है। अब हम चलते हैं मोनेरा पर। तो मोनेरा हमने कहा कि एक कोशिकीय जीव, मोनेरा केंद्रक किसको रखा गया है? एक कोशिकीय जीव रखा गया है, और इसमें केंद्रक आद्य या अनुपस्थित होता है। तो ये मोनेरा हो गया। दूसरा इसमें होता है प्रोटिस्टा। तो अब देखिए मोनेरा का एग्जांपल वही है, नीले हरे शैवाल और कौन? जीवाणु, बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय जीव रखे गए हैं। ये एक कोशिकीय जीव, प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय जीव रखे गए हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? सुविकसित केंद्रक होता है। सुविकसित केंद्रक, ये सुविकसित केंद्रक होंगे। एक कोशिकीय मोनेरा समान ही है, सुविकसित केंद्रक है, केंद्रक स्पष्ट रूप से पाया जाता है। इसलिए ऐसे जीव जिसमें एक दो कोशिकीय भी हो, सुविकसित केंद्रक भी पाया जाता हो, उसको प्रोटिस्टा माना जाता है। इसमें आते हैं प्रोटोजोआ संघ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये एनिमल्स को प्रोटिस्टा में रखा जाता है। तीसरा होता है फंजाई। फंजाई कहते हैं कवक। आपने कवक सुना है?